The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम राजीव दयपुरिया। मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 में देश ईएनटी स्ट्रीम में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरा जन्म सपाड़ भिंड जो कि चंबल क्षेत्र में है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे पिताजी इरिगेशन डिपार्टमेंट में एमपी गवर्नमेंट में कार्यरत थे, अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और मेरे दो बड़े भाई हैं, एक शिक्षक हैं, दूसरे एमएनसी कंपनी में नोएडा में कार्यरत हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा शुरू से हिंदी मीडियम रहा। कक्षा 1 से कक्षा 7 तक मैंने हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई करी, जो कि मुन्नालाल अग्रवाल स्कूल भिंड है, उसमें हुई। उसके बाद मैंने ट्रांजिशन किया हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, और मैं कक्षा 8 में केंद्रीय विद्यालय भिंड में इंग्लिश मीडियम में पहली बार पढ़ा। तो इस दौरान मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि क्लास में जो कुछ भी पढ़ाते थे वो इंग्लिश में रहता था। और जैसे मैं घर पर आकर चैप्टर भी पढ़ता था, तो उसमें एक लाइन में जितने भी वर्ड्स होते थे लगभग सभी के मुझे डिक्शनरी लेकर ट्रांसलेशन करने पड़ते थे। इस तरह शुरुआत मैंने इस तरह धीरे धीरे करी, और मेरी मेहनत का परिणाम मुझे यह मिला कि कक्षा 8 में मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। और वहाँ से फिर मुझे एक दिशा मिली कि अगर हम किसी चीज़ में फ्रॉम द स्क्रैच या ज़ीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो भी हम अपनी मेहनत और लगन से उस चीज़ को पा सकते हैं। फिर कक्षा 8 से लेकर 12 तक मेरी जो स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय भिंड से ही हुई। क्लास 10th में मैंने डिस्ट्रिक्ट अपना स्कूल टॉप किया था, और क्लास 12th में मैंने अपना स्कूल और डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। उसके बाद मुझे आईआईटी जेई के बारे में पता चला, और 2011 में मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, और उस वर्ष मैं कोटा गया। कोटा में मैंने कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट से 1 वर्ष तैयारी करी, और मेरा जो प्रथम और अंतिम जो चांस था मेरे लिए, उसी एक चांस में मेरा आईआईटी जेई भी क्लियर हो गया। तो 2012 से 2016 तक मैं आईआईटी गुवाहाटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की। 2016 में मुझे कैंपस प्लेसमेंट से बेंगलोर में एक एमएनसी में जॉब मिली, जिसमें मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 वर्ष तक कार्य करता रहा। उसके बाद मैंने कंपनी स्विच करी, और 1 वर्ष मैंने जूनिपर नेटवर्क्स जो कि बेंगलोर में है वहाँ कार्य किया। उसके बाद अभी करंटली मैं एनटीपीसी में ट्रेनिंग में हूँ, जिसको मैंने जनवरी 2022 में ज्वाइन किया था। और ये जो 2022 की परीक्षा है, ये पूरी मैंने जर्नी के दौरान ही दी है। जब प्रीलिम्स हुआ था तब मैं सिमाद्री आंध्र प्रदेश में था। मेंस के दौरान मैं महाराष्ट्र और नोएडा में रहा, उस दौरान मैंने मेंस दिया। और जब मेंस क्लियर हुआ उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा था, तो उस समय मैं एनटीपीसी बिहार एनपीजीसीएल नबीनगर में पोस्टेड हूँ अभी। और इसी दौरान मैंने अपनी पूरी जो परीक्षा है 2022 की वो इसी जर्नी में दी। ये शुरुआत जो यूपीएससी की ये जो जर्नी रही है, ये मैंने 2020 से स्टार्ट करी थी। मैंने जो अपना पहला अटैम्प्ट दिया था वो पहला अटैम्प्ट जॉब के साथ था, और मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं करी है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो मैं खुद से ही अपने नोट्स और ये जो भी रिसोर्सेज हैं वो जुटा रहा था। कोई भी मुझे ऑनलाइन मटेरियल या नोट्स या कुछ भी जो भी मिल रहा था, उस तरह से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। तो 2020 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था 3 to 4 मंथ्स की प्रिपरेशन के साथ, और उसमें मेरा जो प्रीलिम्स है वो कुछ मार्क्स से रह गया था। प्रीलिम्स का जो 245 उसका कट ऑफ था, और मेरे कुछ 229 मार्क्स आए थे उसमें। तो मैं काफ़ी बड़े अंतर से रहा था उसमें। तो मुझे एक बात यहाँ पर समझ में आई थी प्रीलिम्स के दौरान, कि हम कुछ भी नया पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ इक्विवेलेंट है कि हमने उसको पढ़ा ही नहीं हो जैसे।
तो ये बात एक मुझे उससे समझ में आई थी कि हम कुछ भी जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। तो जो 2020 का जो मेरा प्रीलिम्स था उसमें मैंने 2 गलतियां करी थी। एक तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी और मैं डायरेक्ट जाकर एग्ज़ाम में बैठा था। उसका जो खामियाजा था वो मुझे ये लेना पड़ा कि मैंने पेपर तो सॉल्व कर लिया था आधे घंटे पहले, जितना भी मुझे आ रहा था, जितने भी सब्जेक्ट 5-6 सब्जेक्ट मैं तैयार करके गया था, और मेरा जो आधा घंटा बच रहा था उसमें, वो आधे घंटे को मैंने लगभग बबलिंग करने में ही पूरा निकाल दिया। तो ये प्रैक्टिस ना होने की वजह से हुआ था वहाँ पर। और अगर मुझे वो समय मिलता 10 या 15 मिनट, तो शायद मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर कर कट ऑफ पार कर सकता था। दूसरी मिस्टेक मुझसे ये हुई थी कि मैं जीएस बिल्कुल पढ़कर नहीं गया था और मेरे कुछ 45 मार्क्स आ रहे थे। जो पहला जीएस का पेपर होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो उसमें भी मेरे काफ़ी कम मार्क्स रहे थे, तो इसलिए मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो जब 2021 का मैंने अटैम्प्ट लिखा तो मुझे पता था कि मुझे जीएस पर भी काफ़ी ध्यान देना है, और साथ ही मुझे जो टाइम मैनेजमेंट करना है जो 3 आवर्स का, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस भी करनी होगी, और साथ ही जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे बबलिंग भी करनी है। तो उसके लिए मुझे अलग से ज़्यादा समय नहीं देना है अंत में। तो इस स्ट्रेटजी के साथ में मैंने 2021 का एग्ज़ाम लिखा, तो मेरे जीएस में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मतलब एवरेज से थोड़े सही आ रहे थे, करीब 85 के अराउंड मेरे जीएस में मार्क्स थे। तो लेकिन मुझसे वहाँ पर भी एक चूक ये हुई कि प्रीलिम्स में मैं बार बार वॉच देख रहा था। हर 15 मिनट में, 20 मिनट में मैं बार बार अपनी वॉच देख रहा था अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए। तो उससे क्या हो रहा था, मेरा ध्यान बहुत भटक रहा था, और मैं बार बार क्वेश्चन पर जब वापस आ रहा था तो वो क्वेश्चन में मेरा कंसंट्रेशन उस तरह से नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरा पेपर छूटा और मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए जितनी अच्छी मेरी तैयारी थी। तो ये मिस्टेक मुझसे प्रीलिम्स में हुई। और इसके बाद जब मैंने मेंस दिया 2021 में, तो 2021 के मेंस के दौरान मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी ये यहाँ पर ख़राब हुई कि मैं पहले 10-15 मिनट मैंने सिर्फ पेपर या क्वेश्चंस पढ़ने में या कौन से क्वेश्चंस चूज़ करने हैं उनमें ही मैंने अपने 15-20 मिनट लगा दिए थे फर्स्ट पेपर में। तो उसका परिणाम ये हुआ था कि वो पेपर, मेंस का जो मेरा पहला पेपर है टेक्निकल का, उसमें मार्क्स मेरे काफ़ी कम आए थे। तो उस वजह से मैं जब रिज़ल्ट आया 2021 में, जो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, उसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था। फाइनल जो मेरा रिज़ल्ट आया उसमें मैं कुछ 5 या 10 मार्क्स से, जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें मैं रह गया था। तो 2022 के लिए फिर मुझे और सीख मिली इन चीज़ों से कि अब क्या नहीं करना है। तो मैंने प्रीलिम्स की एक अलग स्ट्रेटजी बनाई और मेंस की एक अलग स्ट्रेटजी बनाई। मेंस की मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि मुझे मेंस में वॉच हर आधे घंटे में देखनी है, क्योंकि मेंस में सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो हम उसको जब बड़े आंसर्स को लिखते हैं तो उसमें हमारा समय कितना गया ये हमें मालूम नहीं चलता है। तो मेंस में मैं घड़ी को बार बार आधे घंटे में देख रहा था, लेकिन प्रीलिम्स में मैंने ये योजना बनाई थी कि मैं घड़ी को 1.5 घंटे से पहले नहीं देखूंगा। पहले 1.5 घंटे से पहले मैंने घड़ी नहीं देखी। इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे एंग्जाइटी नहीं हुई कि कितने क्वेश्चन हुए, कितना टाइम रह गया है, और मैंने अपनी जो मेरी यूजुअल स्पीड टेस्ट सीरीज़ में इनमें रहती थी उसमें मेरी वो अच्छी स्पीड रही टेस्ट में, और मेरा टेक्निकल भी इस बार अच्छा हुआ था। एक चीज़ और जो मैंने प्रीलिम्स में इस बार अपनाई थी वो ये थी कि मैंने कई सारे टेस्ट दिए थे और प्रैक्टिस करके मैंने ये देखा था कि मेरे लिए क्या चीज़ काम करती है। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद बबलिंग करना, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करना, इस तरह से, या फिर एक पूरे पेज पर जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना, फिर बबलिंग करना। इस तरह से 2-3 चीज़ें मैंने ट्राई करी थी और मेरे लिए जो काम की मैंने वही चीज़ फाइनल एग्ज़ाम में करी थी। तो इस तरह से वो मेरे लिए वर्क किया था। और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मुझे ज़्यादा दिन नहीं मिले थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एनटीपीसी में ट्रेनिंग में था उस टाइम, और क्लासरूम ट्रेनिंग चल रही थी। तो मुझे सुबह 9 से लेके 5-6 बजे तक क्लास लेनी होती थी उधर, और उसके भी वीकली टेस्ट होते थे जो हमें 70% मार्क्स के साथ पास करने होते थे। तो मुझे 1 से 1.5 महीना ही मिला था इस 2022 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं 14 टेक्निकल सब्जेक्ट और 10 जीएस के सब्जेक्ट ये रिवाइज़ करना 1.5 महीने में बड़ा असंभव सा कार्य था, और मैं डिमोटिवेटेड भी हो सकता था। लेकिन मेरे मन में एक चीज़ आ गई थी इस यूपीएससी की तैयारी के दौरान कि हमारे लिए समय की कभी कमी नहीं होती है, हमारे जो एफ़र्ट्स होते हैं वो हमेशा कम रह जाते हैं।
तो ये मेरे अंदर विश्वास जाग गया था कि 1.5 महीना है तो समय कम नहीं है, एफर्ट ज़्यादा होने चाहिए। तो उस 1.5 महीने में मैंने प्रतिदिन सिर्फ टेस्ट लगाए और उन टेस्ट को एनालाइज किया। उसके थ्रू जो भी टॉपिक मैं भूल रहा हूँ या जो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, उसी के थ्रू मैंने रिवीजन किया। तो 1.5 महीने में मेरा जीएस भी कवर हुआ, मेरे टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो गई और मैंने टेक्निकल की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली थी। तो इस योजना के साथ जब मैंने अपना प्रीलिम्स दिया था तो वो काफ़ी अच्छा गया था। और मेंस में जब मैं तैयारी कर रहा था, उस समय मेरी नोएडा में ट्रेनिंग चल रही थी, तब भी ऐसे ही क्लासरूम ट्रेनिंग चल रही थी। तो मेंस में क्या है कि हम थोड़ा पढ़कर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है, डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, आंसर राइटिंग भी करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी थी। तो मुझे उस समय ये था कि मेंस के जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स मैं सॉल्व कर लूँ, घर पर सॉल्व कर लूँ, टेस्ट सीरीज़ दे लूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने 2 चीज़ें अपनाई थी। एक तो मैं जो भी पढ़ रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी लगा रहा था या जो भी नोट्स पढ़ रहा था, हर चीज़ का मैं एक छोटा सा 1-2 लाइन में शॉर्ट नोट्स बना लिया करता था। फिर बाद में उसका ये फ़ायदा हुआ कि जब मेरे पास लास्ट में 1-2 दिन बचे थे मेन से पहले, तो मैंने सिर्फ वही शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर दिए थे और उनसे ये हुआ था कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा रिवीजन हो गया है। तो ये अगर हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो ब्रेन है उसको अगर ये फीडबैक मिलता है कि आपका रिवीजन पूरा हो गया है, तो आपको एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाती है। और जब भी आप पेपर देने जाते हैं और एंग्जाइटी आपकी कम है तो पेपर अपने आप अच्छा जाता है। तो इस तरह मेंस में मैंने किया और मेरी जो भी गलतियां हो रही थीं, उन गलतियों को मैं हमेशा कंपेयर करता था। जो भी टेस्ट सीरीज में जो भी टॉप कर रहे थे बच्चे, उनकी मैं कॉपियाँ एनालाइज करता था। तो कॉपियाँ लेकर मैं देखता था कि इनके मार्क्स किन जगह ज़्यादा आ रहे हैं और मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वो कंपैरिजन किया और ये भी देखा कि मैं कैसे 10-15 नंबर और बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि मेंस में जब आपको कोई पूरा आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसमें कुछ लिख कर आइए, जो भी आपको आ रहा है उससे रिलेटेड, आप उससे कुछ भी रिलेटेड लिख कर आएंगे तो आपको 5 से 10 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो ये मैंने एक तरीका निकाला कि किस तरह और लोगों से 10 to 15% ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ ने मेरे को पे आउट किया। और इंटरव्यू के दौरान 2022 में भी मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला प्रिपेयर करने को। 16 अक्टूबर को मेरा एक एग्ज़ाम था MPPSC DSP रेडियो का, तो मैं पूरा समय उसी के लिए पढ़ रहा था क्योंकि उसमें MP का GK आता है पूरा। उसमें आपकी पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, संस्कृति हो गया, वो सारा GK में मुझे पढ़ना था, तभी मैं उस एग्ज़ाम को लिख सकता था। तो 16 अक्टूबर तक मैं उसी का पढ़ता रहा और 20 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक मैंने इतने समय तक इंजीनियरिंग सर्विसेज इंटरव्यू के लिए पढ़ा। इस दौरान भी मुझे पता था कि इतने कम समय में मैं सारे सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ भी मैंने एक योजना बनाई और जो कोर सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 से 6 सब्जेक्ट के जो प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनको मैं तैयार करके गया। और साथ ही मेरी जो भी जॉब चल रही थी उसका मैंने पूरा अपना देख लिया था कि क्या काम किया है, उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो मुझसे पूछे जा सकते हैं उन पर मैंने थोड़ा गौर किया। तो इस योजना के साथ जब मैं गया तो मुझे इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर मिले और ओवरऑल जो तीनों स्टेजेस का जो मार्क्स ऐड होके आया उसमें जब रिज़ल्ट आया तो मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। इस तैयारी के दौरान मुझे फॉर्मल कोचिंग करने का मौका नहीं मिला, तो मेरे पास जो भी ऑनलाइन मटेरियल्स जो भी मुझे मिले, यूट्यूब लेक्चर्स मिले या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर या किसी कोचिंग का कोई ऑनलाइन मॉड्यूल कोर्स अवेलेबल था, उसके सारे मैंने अपने जो नोट्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं वो जुटाए। और जो नोट मेकिंग है उसमें मैंने एक बात सीखी थी कि जब भी हम कोई कॉपी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको मैं अंडरलाइन या उनको हाईलाइट कर देता था। तो जब भी हमको रिवीजन करना है तो 1 पेज या 2 पेज को रिवाइज करने में मुझे हार्डली 1 से या 2 मिनट लगते थे, क्योंकि मैं जब भी उन कीवर्ड्स की तरफ जब मेरा ध्यान जाता था तो पूरा पैरा एकदम से याद आ जाता था कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। दूसरा, मैंने हर चीज़ का शॉर्ट नोट्स बनाया। जो भी सब्जेक्ट है मेरा एक पूरी कॉपी है, उसमें 240 या 300 पेजेस हैं, उनका जो भी क्रिस्प है, जो भी फॉर्मूले हैं, उन सबको मैंने 2 पेजेस में उतार कर रख लिया था। तो जब भी मुझे कुछ भी रिवाइज करना होता था तो सिर्फ उन 2 पेजेस को मैं रिवाइज करता था और मेरा पूरा सब्जेक्ट उस तरह से रिवीजन हो जाता था। साथ ही एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो जॉब के दौरान मुझे लगातार ऐसा
5-6 घंटे या 8-9 घंटे ऐसा समय नहीं मिलता था। जब जॉब के दौरान जैसे लंच ब्रेक होता है तो उसमें 1 या 1.5 घंटे का अगर समय है तो मैं 15 या 20 मिनट में अपना लंच करके और 1 घंटे का जो समय मुझे मिल रहा है उसमें मैं अपना कुछ ना कुछ रिवीजन या कुछ ना कुछ पढ़ लेता था। और जब रूम पर वापस आता था तो अगर कोई मीटिंग अरेंज, कई बार मीटिंग्स भी अरेंज हो जाती थी घर पर आने के बाद भी, रात को 10 बजे या 11 बजे। तो उन मीटिंग्स के दौरान जब तक मेरा टर्न नहीं आ रहा है, जब तक मेरे बोलने का टर्न नहीं आ रहा है, तो मैं तब तक कुछ छोटा मोटा फॉर्मूला रिवीजन या कोई बहुत ही इजी रिवीजन करता था उस दौरान, कि मेरा ध्यान मीटिंग में भी रहे और मैं कुछ और भी रिवाइज कर लूँ उसके साथ में। तो मैंने थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग भी की है इसके साथ ही। और रेगुलरली ऑन एन एवरेज 3 to 4 आवर्स मुझे लगता है मुझे मिल जाते थे। और 2 साल तक मैंने इसी तरह 3 to 4 आवर्स अपनी तैयारी जारी रखी। लेकिन जब भी मुझे सैटरडे संडे मिलते थे तो वो वीकेंड्स में अपने पूरे पढ़ाई में लगा देता था। जितने भी घंटे मैं पढ़ सकता था, 13 घंटे 14 घंटे, मैं पूरा अपने वीकेंड्स पढ़ाई में लगा देता था। तो टाइम मैनेजमेंट का मेरा एक ही फॉर्मूला था कि जहाँ भी जैसे भी 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी समय मिल रहा है उसको किसी भी यूज़फुल काम में यूटिलाइज कर लिया जाए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जिस वर्ष हम तैयारी कर रहे हैं उस वर्ष हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा पहला अटैम्प्ट है, इसको हम बस ट्राई करने के लिए दे रहे हैं और जो सीरियस अटैम्प्ट है वो हमारा सेकंड अटैम्प्ट होगा। जबकि हमारी स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि हमारा जो भी एग्ज़ाम है वो पहले अटैम्प्ट में ही निकल जाए। और इसी तैयारी के साथ मैंने इसी बात के साथ मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि हमने मेहनत तो काफ़ी करी लेकिन हमारा एग्ज़ाम पहले अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में या तीसरे अटैम्प्ट में भी ना निकले। तो लॉन्ग टर्म की भी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो जब भी मैं प्लान कर रहा था तो मैं ये सोच के रखा था मैंने कि हो सकता है कि दुर्भाग्यवश मुझे एक से ज़्यादा अटैम्प्ट लिखने पड़ जाएं। तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार था कि मुझे अगर एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो भी मैं इसमें लगा रहूँगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती। और एक चीज़ मैं एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप जब भी जॉब छोड़ने का डिसीज़न ले रहे हैं तो वो डिसीज़न वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए। आप एकदम से जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी। आप 1 वर्ष या 2 वर्ष तक घर से सहयोग ले सकते हैं लेकिन उसके बाद आपको खुद लेने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप थोड़ी प्लानिंग करिए, आप देखिए कि आप अपने आप को कितने समय तक सस्टेन कर सकते हैं। और अगर आपकी जो भी सेविंग्स हैं वो अगर ख़त्म होती हैं तो आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर जॉब छोड़ने का आप डिसीज़न लेते हैं तो आप सोच समझ कर लीजिए। और एक चीज़ मैं एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो दूसरों को देखकर मत करिए। जब तक कि आपके अंदर से उस चीज़ को करने की बात ना आए तब तक आप उस चीज़ की तैयारी के लिए ऐसे न जाएं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू मुझसे कई तरह के सवाल पूछे गए थे, मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, मुझसे पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और मेरी जो हॉबी है पोइट्री राइटिंग, उससे भी मुझसे अंत में एक सवाल पूछा गया था। ज़्यादातर सवाल इसी पर सेंटर्ड थे कि आप अच्छी एमएनसी में अच्छी जॉब कर रहे थे, आपका पैकेज काफ़ी अच्छा था और यहाँ आप गवर्नमेंट सर्विस करेंगे तो इसमें इतना अच्छा आपको वेतन नहीं मिलेगा, तो आपका क्या कारण है इधर आने के लिए। तो ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा गया था और इसका जवाब मैंने बड़े शांत होकर और बड़े अच्छे से दिया था। और मुझसे ये सवाल पूछे गए थे कि जो भी अभी उस समय नोबेल प्राइजेज़ मिले थे लिटरेचर में तो वो किसको प्राइज़ मिला है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। और बाकी जो भी हॉबीज़ रही हैं, जैसे मैंने कई जगह पे एज अ टोस्ट मास्टर काम किया है तो उन चीज़ों के बारे में मुझसे पूछा गया था। या कहीं पर कोई स्कॉलरशिप मिली है उसके बारे में पूछा। जॉब में मेरी जो भी 3 जगह मैंने जॉब करी है तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा क्या काम था, अभी एनटीपीसी में मुझे क्या रोल दिया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पूछा था। मॉक टेस्ट देना और टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी तैयारी किस तरह की है और जिस एनवायरनमेंट में आपको अपना एग्ज़ाम लिखना है उस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कि आप किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, ये आपको टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट देकर ही समझ में आएगा। तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ दी थी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो प्रीलिम्स के लिए जीएस के लिए जब मैंने बहुत बार टेस्ट दिए थे
तो इससे मुझे एक स्किल मिल गई थी कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें किसी क्वेश्चन में मुझे 50% ही आता है या 25% भी आता है, तो उसमें कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, और एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक कैसे जाना है, ये मुझे बहुत अच्छे से आ गया था। शायद यही एक कारण था कि मैं जीएस में काफ़ी अच्छा कर रहा था। और एक चीज़ जो मैंने की थी कि जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं उस पर जो वीकली करंट अफेयर्स आते हैं वो मैंने एज अ स्टोरी एक बार पढ़ लिया था पूरा, और उसमें जो भी कीवर्ड्स थे उनको अंडरलाइन कर दिया था। तो दोबारा जब मैंने उसका रिवीजन किया था तो करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो मेरे आंसर में बन गए थे, पेपर में बन गए थे। इसके साथ ही एक चीज़ और जो मैं कहूँगा, मैं सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और यूट्यूब इन पर काफ़ी एक्टिव था तैयारी से पहले। और फेसबुक पर मेरा इस तरह का था कि कोई भी पोस्ट है या कोई भी कमेंट है उन पर मैं काफ़ी अभिरुचि दिखाता था, उन पर कमेंट करना, उन पर गहरे में जाना, ये सब चीज़ें मैं काफ़ी कर रहा था और इनमें मेरा काफ़ी समय जा रहा था। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी तो मैंने ये बहुत ही जल्दी फिगर आउट कर लिया था कि फेसबुक से मुझे थोड़ा कम समय लगाना है, इसीलिए मैंने अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो 2019 में डीएक्टिवेट कर दी थी। और उसके बाद 2022 में मैंने अभी इसको एक्टिवेट किया है, और 2019 के बाद ही जो मेरी पहली पोस्ट थी फेसबुक पर वो यही थी जो मेरा रिजल्ट आया था। इसके साथ ही यूट्यूब पर भी मैंने अपना समय इस तरह कम किया था कि मैं जब भी यूट्यूब खोलता था तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता था कि मैं कोई करंट अफेयर या नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड कुछ जो भी चल रहा है मैं उसी को देखूं। तो इस तरह मैंने अपना समय भी बचाया था और सोशल मीडिया के टाइम को भी कट ऑफ किया था। साथ ही जो एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि कोचिंग ज़रूरी है या नहीं, तो मैंने फॉर्मल कोचिंग नहीं की, लेकिन मैंने अनुभव ये ज़रूर किया है कि अगर आप कोई फॉर्मल कोचिंग करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा बहुत होगा, क्योंकि आपको जो नोट्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज वे में एक जगह पर मिल जाएंगे। आपको खुद प्रयास नहीं करना पड़ेगा चीज़ें जुटाने के लिए। दूसरा, आपको ये पता लग जाएगा कि कितना पढ़ना है, कितने डीप में पढ़ना है और किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये आपको कोचिंग से पता लग जाएगा। ये सेल्फ स्टडी से भी पता लगता है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा जाता है आपका। तो मुझे लगता है यही एक कारण रहा कि मुझे 3 अटेम्प्ट्स लिखने पड़े। अगर मुझे फॉर्मल कोचिंग करने का मौका मिलता तो मैं शायद इसको दूसरे या पहले अटेम्प्ट में भी निकाल सकता था। तो कोचिंग बहुत ज़रूरी है। जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी एग्ज़ाम्स या किसी भी दूसरे बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि यूपीएससी हमको एक चीज़ सिखाती है कि हम गिरकर भी बार बार खड़े हो सकते हैं या नहीं, फेलियर्स को हम किस तरह लेते हैं, फेलियर्स का सामना करने के बाद भी हम वापस अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ एक यूपीएससी देखती है, जिसको हम परसिवरेंस बोलते हैं। और साथ ही कंसिस्टेंसी, हमको डेली कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ना है, 365 डेज पढ़ना है, हम कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने दे सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और कि अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप अगर कोई भी एस्पिरेंट कर लेता है वो है कड़ी मेहनत। अगर कड़ी मेहनत और डेडिकेशन अगर किसी के अंदर है तो सफलता के लिए और जितने गुण चाहिए वो अपने आप एस्पिरेंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो इस गुण को डेवलप करिए। डीकेटी, इनके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और ये जो जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम से रिलेटेड जिन लोगों ने भी अच्छा किया है, टॉप किया है, उनके इंटरव्यूज़ हम लोगों तक पहुंचाते हैं, और इनको देखकर हम बहुत ही इंस्पिरेशनल फील करते हैं और हमें ये भी पता लगता है कि हमको अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। तो थैंक यू टू डीकेटी। तो जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था उस दौरान मुझे अपना काम भी देखना पड़ रहा था, और काम में भी जो नए प्रोजेक्ट आ रहे थे उनके लिए मुझे पढ़ना भी पड़ता था। जो RFCs होती हैं उनको पढ़कर समझना और इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड जो भी टास्क दिया है वो करना पड़ता था, और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करनी होती थी। तो शुरू में इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसी फेज़ के दौरान मैंने एक कविता लिखी थी। तो मुझे लगता है कि ये कविता आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन दे के जाएगी। तो कविता ये है कि आंसुओं को थाम कर काम कर, काम कर, बुलंदियों को बुजदली को छोड़ दे, इन बेड़ियों को तोड़ दे, अशोक बन लड़ जरा, अड़ जरा तू अड़ जरा, वक्त है ये काम का, बैठ नहीं कुछ कर दिखा, अपनी मिट्टी अपनी कौम का नाम कर, नाम कर, आंसुओं को थाम कर
काम कर काम कर। मुट्ठियाँ जोर से भींच ले, संकल्प के सब तीर खींच ले। अपनी शक्ति की पहचान कर, तब लक्ष्य का तू ध्यान कर। मन की सब साजिशें नाकाम कर नाकाम कर। आंसुओं को थाम कर काम कर काम कर। धन्यवाद।